सोचकर देखिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से बस बन ही रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जिसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, आज हम उसी प्राचीन भारत के कुछ रहस्यों को समझने के लिए समय में पीछे चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये महान सभ्यताएं आखिर बनी कैसे? क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारतों की कहानी है, या फिर ये उन लोगों, उन विचारों और उन खोजों की कहानी है जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? आइए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 9000 साल पहले, मतलब नवपाषाण काल में। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार एक जगह पर टिक कर रहना सीखा और यहीं से आप कह सकते हैं बस्तियों की पहली नींव पड़ी। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब पहली बार किसी ने गीली मिट्टी को आकार देकर आग में पकाया और एक बर्तन बनाया होगा। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं था, ये तो एक क्रांति थी, क्योंकि अब अनाज को जमा करना, खाना पकाना और एक जगह पर बसना सब कुछ बहुत आसान हो गया था। ये एक सेटल्ड लाइफ की तरफ एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कदम था। अच्छा, अब ये टाइमलाइन देखिए। ये हजारों सालों की एक पूरी यात्रा दिखाती है। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ जैसे शुरुआती गांवों से लेकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे वर्ल्ड क्लास शहरों के बनने तक, और फिर यह सफर आगे बढ़ता है वैदिक युग से होते हुए 322 ईसा पूर्व में एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक। ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे एक सभ्यता ने आकार लिया। सिंधु घाटी के बड़े बड़े शहरों से भी पहले एक जगह थी मेहरगढ़। कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से शायद सब कुछ शुरू हुआ। यहाँ के जो वेल प्लान्ड घर और खेती के शुरुआती सबूत मिले हैं, वो बताते हैं कि इस उपमहाद्वीप की पहली शहरी क्रांति की नींव यहीं रखी गई थी। और फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो सुपरस्टार्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों ही शहर नदी किनारे बसे थे, और कमाल की बात है कि इनकी खोज भी लगभग एक ही समय पर हुई। इस टेबल से एकदम साफ हो जाता है कि जहां हड़प्पा अपने बड़े बड़े अन्न भंडारों यानी ग्रैनरीज के लिए मशहूर था, वहीं मोहनजोदड़ो की पहचान था उसका ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। तो जब सिंधु घाटी के शहर कहीं गुमनामी में खो गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, वेदों का युग। ये पवित्र ग्रंथों, नई सामाजिक व्यवस्थाओं और एक बिल्कुल ही अलग जीवन शैली का दौर था। आज हम अपने देश को भारत कहते हैं, है ना? पर यह नाम कोई नया नहीं है, यह हजारों साल पुराना है। और इसका जिक्र सोचिए सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में मिलता है। ये बात हमें सीधे हमारी प्राचीन जड़ों से जोड़ती है और दिखाती है कि इन ग्रंथों का सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। अच्छा, वैदिक काल में समाज को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम था, गोत्र सिस्टम। इसे समझने का एक सीधा सा तरीका है, एक बहुत बड़ा फैमिली ट्री, जहां माना जाता था कि सभी लोग एक ही ऋषि या महान पूर्वज के वंशज हैं। इस सिस्टम का असर भारतीय समाज पर आज भी कई तरह से देखने को मिलता है। इतिहास को पढ़ते हुए अक्सर कुछ बातें गलत समझ ली जाती हैं। यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि ऋग्वेद का जो मशहूर पुरुष सूक्त है वो भगवान शिव के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी छोटी छोटी पर सही जानकारी ही हमें इतिहास की असली तस्वीर दिखाती है। तो अब तक हमने छोटे छोटे राज्यों और जनपदों की बात की, लेकिन अब वक्त आ गया था एक बहुत बड़े बदलाव का। अब मंच तैयार हो रहा था भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के जन्म के लिए। हर बड़े साम्राज्य की कहानी एक बड़े लक्ष्य से शुरू होती है। इस कहानी के हीरो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका मिशन था शक्तिशाली नंद वंश को सत्ता से हटाना। उनके साथ थे मास्टरमाइंड चाणक्य, जिनकी रणनीति का कोई तोड़ नहीं था, और नतीजा एक जबरदस्त जीत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, सप्तांग सिद्धांत, मतलब एक राज्य के 7 जरूरी हिस्से, और उन्हीं में से एक था दंड, जिसका मतलब था सेना या मिलिट्री पावर। यह दिखाता है कि उस जमाने में भी एक मजबूत सेना को राज्य की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी माना जाता था। मौर्य साम्राज्य की बात हो और अशोक का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। उनकी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। और वो टर्निंग पॉइंट था कलिंग का युद्ध। एक ऐसी जंग जिसमें जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत थी लाखों जानें।
युद्ध के मैदान पर हुई उस तबाही ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और ये देखिए, 8 साल। ये युद्ध अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद हुआ था। मतलब ये कोई जोश में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड रूलर का सोचा समझा कदम था। और शायद इसीलिए इस तबाही का असर उन पर और भी गहरा हुआ। और उस जंग के मैदान से एक नई सोच ने जन्म लिया। अशोक ने तलवार को छोड़कर ऐलान किया कि अब से जीत शस्त्र से नहीं बल्कि धम से होगी। ये हिंसा को छोड़कर करुणा को अपनाने का एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और अशोक ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तीसरी बौद्ध परिषद बुलवाई, और सबसे जरूरी, अपने शांति और नैतिकता के संदेश को पत्थर के खंभों और शिलालेखों पर खुदवाकर अपने पूरे साम्राज्य में फैला दिया, ताकि ये संदेश आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच सके। तो इन महान सभ्यताओं ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है, पत्थर की इमारतों में, हमारी कला में और हमारे ज्ञान में। जरा आर्किटेक्चर पे नजर डालिए। एक तरफ है मौर्य काल में चट्टानों को काटकर बनाई गई बराबर गुफाएं, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के द्राविड़ शैली के मंदिर, जिनका पिरामिड जैसा शिखर विमान कहलाता है। दोनों ही अपने समय की कला और इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। लेकिन ये विरासत सिर्फ पत्थर की नहीं थी, ये विरासत ज्ञान की भी थी। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे गुप्त राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, मोहनजोदड़ो की वेल प्लान्ड गलियों से लेकर अशोक की शांति और भाईचारे के संदेश तक, हमारे एंशिएंट पास्ट के ये फैसले और विचार आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को कैसे शेप कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?